कि कोई इतनी बेहुदा और बेशर्म सरकार आई हो जिसने बलात्कारियों का सर पे अपना हाथ रखा हो और उनको मिठाइयाँ खिलाई। आज हमारे पास वो आज़ादी भी नहीं है, क्योंकि आज तो पूरा मीडिया घुटने टेक चुका है। आज तो सिर्फ जी हुजूरी होती है और किसी सो कॉल्ड नेशनल मीडिया वाले की रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत नहीं है कि उसमें दम हो के कुछ कहे। आज जो देश में हालात हैं, जब से ये नई सरकार आई है, ऐसे हालात तो हमने कभी नहीं देखे। अगर हमको सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है तो हमें याद रखना होगा कि जब तक हम इस लड़ाई में जेंडर की लड़ाई को शामिल नहीं करेंगे, जब तक औरतों की बराबरी, औरतों का सम्मान, औरतों की इज्जत की लड़ाई को हम शामिल नहीं करेंगे, तब तक हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के लोग, 4,500 से ज़्यादा कम्युनिटीज, सोशल कम्युनिटीज जो यहाँ रहती हैं, वो सब मिलके ऐसे हालात पैदा कर सकती हैं, और वो भी अहिंसा के रास्ते चल के, कि अंग्रेज़ों को इस ज़मीन को खाली करना पड़े, और उन्हें खाली करना पड़ा। लेकिन उस ख्वाब के साथ साथ जो दूसरा ख्वाब उस पूरी स्ट्रगल के साथ जो पनप रहा था, वो था इस देश में एक ऐसा समाज बनाने का सपना जहाँ बराबरी हो, और हर तरह की बराबरी हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, कोई भी भाषा बोलते हों, भारत के किसी भी हिस्से से आते हों, लेकिन हर नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले, एक ऐसा समाज बनाने का सपना आज़ादी की पूरी स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ वो सपना चल रहा था। और उस सपने को लेके काफ़ी बहसें हुई, काफ़ी जद्दोजहद हुई, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बड़े लेवल पे सैकड़ों लोगों ने उस पर बहसें की, और वो जो सपना था उसको साकार करने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत संविधान लिखा गया बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में। और उस संविधान में हम उस सपने को पूरी तरह से उतार पाए कागज़ पे, और जो अधिकार इस देश में एक महिला को मिलने चाहिए, एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को मिलने चाहिए, या कोई भी भाषा किसी भी बोलने वाले को, किसी भी रिलीजन के व्यक्ति को, किसी भी धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को मिलने चाहिए, वो सारे अधिकार हमने उस संविधान में लिखे और उसको पारित कराया। मुझे कई बार बहुत हैरानी होती है कि हम किस तरह से, हम तो नहीं उस वक्त, मैं तो नहीं थी, लेकिन जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जो लोग उस सपने को देख रहे थे, वो किस तरह एक इतना खूबसूरत और इतना अच्छा संविधान पारित कराने में कामयाब हुए, क्योंकि हमारा समाज तो उस वक्त भी बिल्कुल बिखरा हुआ था। अंग्रेज़ों के खिलाफ सब साथ थे, लेकिन जातियों में, धर्मों में, हर तरह से हम बिखरे हुए थे, और आज भी वो हमें बिखराहट चारों तरफ नज़र आती है, बल्कि आज हमें नज़र आता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शायद हम इतने अलग कभी भी नहीं थे। अलग थे, बहुत परेशानियां थी, दलितों पे तो अत्याचार हज़ारों सालों से इस देश में होता ही रहा। अंग्रेज़ों ने आके हिंदू मुसलमान और शुरू किया, और फिर जातियों के बीच के झगड़े, अलग अलग रीजन्स के झगड़े। आप महाराष्ट्र में हैं तो आपको यूपी और बिहार वाले पसंद नहीं हैं, तरह तरह की चीज़ें जो है हमने, जो एक दूसरे के बीच में जिस तरह के झगड़े हो सकते थे वो हमने देखे। हमारी जनरेशन ने, आप में से बहुत सारे यंग लोग यहाँ बैठे, हमने इमरजेंसी का दौर भी देखा। एक दिन सडनली पता चला कि सारे अधिकार चले गए, बोलने का अधिकार चला गया, लिखने का अधिकार चला गया। लेकिन मैं उस वक्त कॉलेज में थी, और मुझे अभी याद है कि पूरी रात हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी को पूरा पोत दिया था वॉलिंग करके इमरजेंसी के खिलाफ। पुलिस की गाड़ियां चलती थी, हम उनसे छुप छुप के पूरी यूनिवर्सिटी में हम स्लोगन्स लिखते थे। लेकिन इमरजेंसी के वक्त, जो कि एक बुरा वक्त था, मुझे याद है कि अखबार आता था रोज़ सुबह, और उसमें पूरे कॉलम ब्लैक होते थे, उस पर क्रॉस लगा होता था। इसका मतलब ये होता था कि सरकार ने इसको नहीं छपने दिया,
इतनी आज़ादी तब भी थी इमरजेंसी में कि अखबार वाला ये कह सके कि जो सरकार बैठी है जिसने इमरजेंसी लगाई है, मैंने कुछ लिखा था उसने छपने नहीं दिया। आज हमारे पास वो आज़ादी भी नहीं है, क्योंकि आज तो पूरा मीडिया घुटने टेक चुका है। आज तो सिर्फ जी हुजूरी होती है, जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता है वो भी मीडिया में आता है। सत्यपाल मलिक कुछ भी कहते रहे, टेलीफोन तो आ ही जाता है गृह मंत्रालय से या फिर आईएनबी मिनिस्ट्री से, और बता दिया जाता है कि कल मीडिया में कुछ नहीं आएगा। और किसी सो कॉल्ड नेशनल मीडिया वाले की रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत नहीं है कि उसमें दम हो के कुछ कहे, क्योंकि अडानी जी, अंबानी जी को अपनी सारी जो कॉन्शियंस है वो बेच खाई है। बहरहाल आज के हिंदुस्तान में जो लड़ाई है बराबरी की, जो समता की लड़ाई है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, वो पहले से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई है। ऐसा नहीं है कि आज़ादी के बाद जो सपना देखा था उसको पूरा करने में बाकी सरकारें कामयाब हुई, बाकी सरकारें में पूरी तरह कामयाब नहीं हुई। बहुत कुछ तरक्की की, बहुत सारी चीज़ें की, रिजर्वेशन पॉलिसी लाई गई, बहुत सारे कदम उठाए गए, लेकिन वहाँ भी उसको सबवर्ट करने वालों की कभी कमी नहीं थी कि किस तरह से जो प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं या सरकारें ले रही हैं, या कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जो एक अच्छी सोच रखता है, या ऐसे मंत्री हैं जो अच्छी सोच रखते हैं, पॉलिसी लेवल पे कुछ चेंजेस लाने की कोशिश हो रही है, तब भी ऐसी शक्तियां थीं जो लगातार ये सोचती थी कि किस तरह इस सामाजिक न्याय को पकड़ के पीछे खींच लिया जाए। लेकिन आज जो देश में हालात हैं, जब से ये नई सरकार आई है, ऐसे हालात तो हमने कभी नहीं देखे। मैंने इमरजेंसी का जिक्र किया, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी। आज के दौर में हम अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में जी रहे हैं। इमरजेंसी है भी नहीं, और ऐसी इमरजेंसी है कि लोग मुंह खोलने में डरते हैं। किसी के घर ईडी पहुंचेगी, कहीं सीबीआई पहुंचेगी, कहीं सीबीआई पहुंचेगी, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा आपके साथ अगर आप बोलने से अपना बोलना बंद नहीं कर रहे। सामाजिक न्याय की जो एक बड़ी बात होती है वो ये कि आपके पास जो पूरे देश में जो वेल्थ है, जो संपदा है, उसमें बराबरी का हिस्सा हो हर इंसान का। हमने देखा अभी, मुझे लगता है शायद 6 महीना पहले ही जो ऑक्सफैम की लेटेस्ट इनक्वालिटी रिपोर्ट आई है, उसके हिसाब से इस देश में 10% लोगों के पास अब 77% इस देश की वेल्थ है। 77% वेल्थ जो है सिर्फ 10% लोगों के पास है। और हर रोज इस देश में तकरीबन 70 नए मिलियनर्स बन रहे हैं। इस तेजी से जो देश की वेल्थ है वो अमीरों को ट्रांसफर हो रही है, गरीबों से छीन के। उसकी स्पीड कभी भी इतनी बुरी नहीं थी। इसके कहने का ये मतलब नहीं है कि बाकी सरकारों ने जो आर्थिक नीतियां अपनाई वो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसमें कुछ तो गुंजाइश थी। कुछ लोगों के दिल में तो दर्द था कि ऐसे लोग भी हैं जिनको 100 दिन का कम से कम नौकरी तो मिलनी चाहिए। मनरेगा का जो पूरा स्कीम लाई गई, और उसमें अब जिस तरह से हम कटौती देख रहे हैं आजकल। सामाजिक न्याय के बारे में बहुत लंबी बातचीत की जा सकती है, ना तो इतना वक्त है क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं बात रखने वाले, और बहुत कुछ मुझसे पहले कह भी दिया गया। इसलिए जो अशोक भारती जी बता चुके और जो कॉमरेड राजा जिसके बारे में बात कर चुके, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी। सिर्फ एक चीज़ याद आ रही थी कि जिस तरह से आईएएस में लेटरल एंट्री शुरू की गई, जिस तरह सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जिसका जिक्र कॉमरेड राजा ने किया। जब आप अपनी सारी जो संपत्ति है उसको, या आपकी जो भी आपकी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं, जब आप उनको प्राइवेटाइज करते जाएंगे तो उन प्राइवेट कंपनीज के अंदर तो रिजर्वेशन की कोई गुंजाइश है नहीं। लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन रिजर्वेशन अभी प्राइवेट इंडस्ट्री ने देना शुरू नहीं किया। तो आप बाय डिफॉल्ट ही रिजर्वेशन जो है उसको आप छीनते जा रहे हैं। कम से कम जगहें ऐसी छोड़ते जा रहे हैं जहां पे
सामाजिक न्याय की बात की जा सके या अपने हक के लिए लड़ा जा सके। जब आप आईएएस में भी लैटरल एंट्री कर देते हैं तो उसके अंदर भी रिजर्वेशन गायब हो जाता है। और ये मामला सिर्फ दलितों का या पिछड़ी जातियों का नहीं है। जो आज देश में लड़ाई हो रही है, सामाजिक न्याय की जो भी लड़ाई है, वो बाकी जितनी भी लड़ाइयाँ हैं देश में, उनके साथ मिलके ही लड़ी जा सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सामाजिक न्याय की बात तो करें, हम दलित और आदिवासियों की बराबरी तो की बात तो करें, लेकिन हम ये भूल जाएं कि इस देश में आज किस तरह से मुसलमानों और क्रिश्चियंस पे हमले हो रहे हैं, किस तरह पूरे देश में लिंचिंग्स हो रही हैं, किस तरह से इस देश में हमारी यूनिवर्सिटीज़ पे कब्जा किया जा रहा है, किस तरह सारे वाइस चांसलर्स जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं उनको हटा के जो नए वाइस चांसलर्स लाए गए हैं उनको आरएसएस का वाइस चांसलर ज़्यादातर उनको बिठा दिया गया है। किस तरह हमारी हिस्ट्री को, हमारे इतिहास को बदला जा रहा है, हमारी महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। ऐसा शायद अगर हम सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये हो ही नहीं सकता कि हम महिलाओं की बात ना करें। हम आज शाहू महाराज जी की बात कर रहे हैं और मैं कल उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ रही थी। मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे नज़र डालनी पड़ती है क्योंकि मैं हर चीज़ के बारे में नहीं जानती हूँ। और मैंने बहुत सारी चीज़ों के साथ जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि एक तरफ तो शाहू महाराज कोल्हापुर में रिजर्वेशन उन्होंने शुरू किया, उन्होंने सबके लिए बराबरी का कैसे माहौल बने उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ लाए। वो कला के प्रेमी थे, लेकिन उसके साथ साथ जो स्पोर्ट्स की दुनिया में जो उनका सबसे ज़्यादा जिस खेल को वो सबसे ज़्यादा प्रमोट करते थे वो रेसलिंग थी, वो कुश्ती थी। और ये एक बिल्कुल कोइंसिडेंस है कि आज हम उनकी बात कर रहे हैं और हमारे देश के स्वर्ण पदक, रजत पदक लाने वाली महिलाएं जो रेसलर्स हैं, जो कुश्ती का खेल खेलती हैं, वो आज बैठी हैं जंतर मंतर पे पिछले कई दिनों से। और इसलिए बैठी हैं कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और उनका एफआईआर तक भी लॉन्च नहीं हो रहा। ये हमारे देश में बहुत शर्म की बात है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए एक औरत को, कोई भी औरत हो, उसको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़े और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना पड़े कि एफआईआर लॉन्च करो। मतलब आज ये हालात हो गए इस मुल्क में कि हम बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, जो कन्विक्ट हो चुके हैं, उनको हम रिहा करेंगे, उनके गले में हम माला पहनाएंगे, उनको मिठाई खिलाएंगे और हम ये कहेंगे ये संस्कारी थे इसलिए हमने इन्हें छोड़ दिया। हम कठुआ में क्या हुआ, उसके जो बलात्कारी थे उनकी सपोर्ट में हम रैली निकालेंगे। हम हाथरस के जो बलात्कारी थे उनको छोड़ देंगे। ये इस देश में कभी नहीं हुआ था। ये इस देश में इमरजेंसी के दौरान भी नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं हुआ। हमारी सरकारों से, सारी सरकारों के खिलाफ हम जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो किसी पार्टी के नहीं होते। अशोक जी यहाँ बैठे हैं, मैं यहाँ पे कम से कम 2 एक्टिविस्ट इस पैनल पे हैं, बिंदु हैं। कोई भी सरकार आई हमने उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में याद नहीं कि कोई इतनी बेहुदा और बेशर्म सरकार आई हो जिसने बलात्कारियों का सर पे अपना हाथ रखा हो और उनको मिठाइयाँ खिलाई। अगर हमको सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़नी है तो हमें याद रखना होगा कि जब तक हम इस लड़ाई में जेंडर की लड़ाई को शामिल नहीं करेंगे, जब तक औरतों की बराबरी, औरतों का सम्मान, औरतों की इज्जत की लड़ाई को हम शामिल नहीं करेंगे, तब तक हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। और मुझे आखिरी बात ये कहनी है कि हालात बहुत ख़राब हैं। ख़ासतौर से मैं देखती हूँ सिविल सोसाइटी में चारों तरफ बहुत मायूसी है, लेकिन मेरा ये मानना है और बहुत स्ट्रांगली मानना है, क्योंकि मैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कभी कभार मीटिंग्स में नहीं आती, बल्कि मैं ज़मीन पे घूमती हूँ। मैं सोंधी खुशबू मिट्टी की सूंघना जानती हूँ और उसी को सूंघ के मैंने जो कुछ सीखा है, क्योंकि मैंने सिर्फ आम लोगों के बीच में काम किया है। मैं ये जानती हूँ और ये समझती हूँ कि अभी हम लड़ाई हारे नहीं हैं। अभी ऐसा नहीं है
कि फांसीवादी ताकतों ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। हाँ, तानाशाही है, हाँ सेमी फैशिस्ट स्टेट है, लेकिन अभी हम इस जंग को हारे नहीं हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर हम सब ये फैसला कर लें कि हमको ये लड़ाई जीतनी है, जो लड़ाई फांसीवादी ताकतों के खिलाफ है, जो महिला विरोधी ताकतों के खिलाफ है, जो सामाजिक न्याय के जो विरोधी हैं उनके खिलाफ जो लड़ाई है, अगर हम में से हर ये व्यक्ति तय कर ले कि ये लड़ाई हमें जीतनी है, तो हम ये जीत के ही रहेंगे। क्योंकि इनसे ज़्यादा शातिर तानाशाह हमने देखे हैं आसपास, पाकिस्तान में भी देखा है। एक ज़ियाउल हक भी हुआ करते थे। ज़ियाउल हक के ज़माने में भी इकबाल बानो में ये दम था कि उन्होंने बैठ के गाया, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। उस दिन जितने लोग ऑडियंस में थे उन सबको भी अरेस्ट करने की कोशिश की गई, क्योंकि गाना सुनना भी वहाँ जुर्म हो गया था। तो ऐसे तानाशाहों को भी लोगों ने गिराया है। तो मोदी और अमित शाह तो क्या बिसात रखते हैं? मोदी और अमित शाह की असलियत क्या हम नहीं जानते? मैंने तो 20 साल, तकरीबन पिछले 20 साल गुजरात में ही गुजारे हैं। उनकी एक एक उनका कच्चा चिट्ठा जो है वो दुनिया के सामने है, पूरे देश के सामने है। उन्होंने किस तरह गुजरात को बर्बाद किया, अब किस तरह देश को बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ अगर इस देश की जनता ये फैसला कर लेगी कि हम बोलने से नहीं डरेंगे, हम अपनी आवाज़ उठाने से नहीं डरेंगे, और जो कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ सब मिलके हम इस लड़ाई को आगे लेके जाएंगे, तो इन ताकतों को हराना नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है और जीत हमारी ही है। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।